Hello student, Physics class 11th, chapter 4, Motion in Plane, part 2. A student, we have done in my previous video about the physical quantity. It is broadly classified into two main categories. One is the scalar, other is वेक्टर क्वांटिटी. स्केलर में आपको डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली बताया था विच इज हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड, एंड वेक्टर के लिए आपको बताया था कि इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटी कौन कौन सी हो जाती है, इसके लिए आपको एग्जांपल्स बताए थे इन द माय प्रीवियस वीडियो. दैट इज, इसमें आपका हो जाएगा मास, लेंथ, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, टेम्परेचर, वर्क. So these are the etc. These are the certain example of the scalar quantity. They only have magnitude. Like mass. Mass का कोई डायरेक्शन नहीं होती, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है. सेम विद द लेंथ. लेंथ को हम मेजर कर सकते हैं बट वी कैन नॉट एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ डायरेक्शन. टाइम भी अगेन वी कैन मेजर, इनका मैग्नीट्यूड होता है. डिस्टेंस, अगेन डिस्टेंस कैन बी मेजर. डिस्टेंस बिटवीन टू प्लैनेट्स, तो उसका कोई डायरेक्शन नहीं है. डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स, कोई डायरेक्शन नहीं बता रहे हैं आप उसका. सेम विद द स्पीड. स्पीड इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी. टेम्परेचर, अगेन वी मेजर द मैग्नीट्यूड, उसका मैग्नीट्यूड मेजर करते हैं लेकिन डायरेक्शन नहीं बताते कि 30 डिग्री साउथ में हो रहा है, 40 डिग्री नॉर्थ में हो रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पे टेम्परेचर इज योर स्केलर क्वांटिटी. Same with the work. Work is also a scalar quantity. Now example for vectors. Vector it has a magnitude as well as the direction. तो इसके अंदर जो आपके examples चलेंगे that is displacement, velocity, acceleration, force, torque. Gravitational intensity, etc. So these are the certain examples for vector quantity. Displacement, it require magnitude as well as direction. Velocity, velocity is a vector quantity. Speed is a scalar quantity. Velocity is our vector quantity. Acceleration, force, torque. Torque is a couple of forces which is acting in opposite direction. इसका symbol इस तरह से रहता है, torque, and some people they can pronounce tau also. तो tau भी बोल सकते हैं, torque भी बोल सकते हैं. It is person to person, वो किस तरह से इसको बोल रहा है. And the gravitational intensity, it is also a vector quantity. Now a vector in writing. vector को आप represent कैसे करेंगे? represent a vector. vector को आप किस तरह से represent कर सकते हैं? तो vector can be represent by a single letter, या तो आप उसे symbol letter, एक bold सा symbol letter मिल सकता है, bold, बहुत डार्क bold, और किसी भी वेक्टर के ऊपर आप उसके ऊपर एरो हेड बना दीजिए, तो इट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर. सपोज एक लाइन है आपकी, ए बी लाइन है, यहां से यहां चल रही, तो वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंट कि उसका एक हेड होना चाहिए, एरो को हेड बोलते हैं, और ये उसकी टेल होता है. तो वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा इस तरह से. तो अभी इतने बड़ी लाइन तो आप ड्रॉ करेंगे नहीं, तो यू कैन राइट
वेक्टर ए बी, तो इसको पढ़ेंगे वेक्टर ए बी, इसके ऊपर एक एरो बना देंगे तो इट इज वेक्टर ए बी हो जाएगा। और इसका मैग्नीट्यूड अगर 5 सेंटीमीटर है तो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं मॉड के अंदर, 2 स्ट्रेट ब्रैकेट, इट इज कॉल्ड मॉड। इन ब्रैकेट्स को मॉड कहते हैं और इनकी जो मैग्नीट्यूड होता है उसको मॉडुलस बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। तो वेक्टर का ये टेल पोर्शन होता है और जो हेड पोर्शन होता है वो उसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है, दैट इज हेड। तो दिस इज वेक्टर ए एंड बी, दे आर इन दिस डायरेक्शन। तो हमने इस लाइन को एक डायरेक्शन दे दी कि वो इस डायरेक्शन में है, तो वेक्टर ए बी हो गया। ऐसे भी आपका हो सकता है, अगर वेक्टर ये ए है ये बी है तो इसकी डायरेक्शन इस तरह से, तब भी आप वेक्टर ए बी लिखेंगे इसको। क्लियर? एंड ये जो हमने रिप्रेजेंट करा है 5 सेंटीमीटर है, इसको मॉडुलस ऑफ वेक्टर बोलते हैं, या फिर इसको बोलेंगे ये वेक्टर ए बी का मॉडुलस है तो इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। कैसे निकालेंगे उसका भी एक प्रोसीजर है। अभी आप बस ये समझ लीजिए, अगर कोई वेक्टर ए बी दे रखा है आपको तो वेक्टर को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं और उसके मॉडुलस को, उसके मैग्नीट्यूड को 2 स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर को, क्योंकि ये वेक्टर है और ये इसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने का मेथड है। किस तरह से निकालते हैं वी कैन सी इन द सर्टेन न्यूमेरिकल। जब हम इस पे न्यूमेरिकल्स पे आएंगे तब आपको ये ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कर रहे हैं, दैट इज यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर होता क्या है? यूनिट वेक्टर unit vector of a given vector is a vector of unit magnitude and has the same direction as that of a given vector। मतलब क्या है कि यूनिट वेक्टर को सबसे पहले समझिए कि उसको डिनोट कैसे करते हैं। जैसे वेक्टर ए है तो इसको डिनोट करते हैं ए कैप, इसके ऊपर इस तरह से एरो मार्क लगा देते हैं, दिस इज ए कैप, इसको ए कैप बोलते हैं। इट इज अ यूनिट वेक्टर ऑफ ए। कोई एक वेक्टर है ए, सपोज ये वेक्टर ए है आपका, ये वेक्टर ए है आपका, तो इसका यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा? ए कैप। इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू किसके इक्वल होती है? बाय डेफिनेशन वेक्टर ए, जो भी आपका वेक्टर रहेगा, अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड को भी मैंने आपको बताया था, मॉड के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से। तो यूनिट वेक्टर आपका किस तरह से रिप्रेजेंट करा जाएगा? वेक्टर, यूनिट वेक्टर इज डिनोटेड बाय ए के ऊपर आपका कैप लगेगा, इसको ए कैप बोलते हैं, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। तो कोई एक वेक्टर है, वेक्टर ए, उसका यूनिट वेक्टर किसके इक्वल होगा? उसके वेक्टर और उसके डिवाइडेड बाय उसके मैग्नीट्यूड के लिए। तो यहां पर ए क्या है? आपका वेक्टर है और ये क्या है? आपका मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। कोई एक वेक्टर है, उसका ये मैग्नीट्यूड है। तो इसके अंदर इसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाएंगी? इट इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। इसकी कोई यूनिट नहीं है और ना ही इसका कोई डायमेंशन है। इट रिप्रेजेंट डायरेक्शन ओनली, सिर्फ डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि इसकी जो मैग्नीट्यूड होता है, यूनिट होती है, 1 होती है इसकी मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड 1 होने से इसके पास सिर्फ डायरेक्शन होती है, इट ओनली रिप्रेजेंट द डायरेक्शन। और जब हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की बात करते हैं तो आपके 3 कोऑर्डिनेट होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। लेट मी एक्सप्लेन ये क्या चीजें हैं। तो एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर आपका आई कैप होता है, वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर आपका जे कैप होता है,
और z एक्सिस के अलोंग आपका यूनिट वेक्टर k कैप होता है। ठीक है, तो x एक्सिस के अलोंग आपका यूनिट वेक्टर i कैप होता है, y एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर आपका j कैप होता है, i j, एंड z एक्सिस के अलोंग आपका यूनिट वेक्टर k कैप होता है। ये चीज आपने ध्यान रखनी है कि यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो यूनिट होता है, 1 के इक्वल होता है। तो क्योंकि वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है, तो ये आपका 1 यूनिट का वेक्टर होता है और उसका मैग्नीट्यूड होता है, और वो आपको एक सिर्फ डायरेक्शन देता है। तो लेट मी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ सिंपल मॉडल। सो आपके लिए सिंपल एक मैंने छोटा सा टू अंडरस्टैंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, ये आपके 3 पेंसिल्स मैंने लिए हैं एंड दे आर 90 टू ईच अदर। ये तीनों पेंसिल एक सबके साथ 90 के एंगल पे मैंने फॉर्म करी आप लोग के लिए टू अंडरस्टैंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। अगर आप समझिए, आई थिंक आपको सबको दिखाई दे रहा होगा ये अच्छे से। तो अगर आपका ये एक्स एक्सिस है, इस डायरेक्शन में आपका एक्स एक्सिस है, इस डायरेक्शन में आपका वाई एक्सिस है, एंड जो ये टॉप में आपका जा रहा है, अगर इसको हम जेड एक्सिस मान लेते हैं, आई थिंक आप सबको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, ये आपका जेड एक्सिस है। ठीक है, दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस एंड दिस इज योर जेड एक्सिस। सो यूनिट वेक्टर क्या होता है, एक्स की डायरेक्शन में आपका जो यहाँ पे यूनिट वेक्टर होगा इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सिस इज आई कैप रहता है, वाई डायरेक्शन में जे कैप रहता है, और जेड डायरेक्शन में आपका के कैप रहेगा। ठीक है, तो एक्स एक्सिस में आपका यूनिट वेक्टर रहेगा आई, वाई एक्सिस में जे, और जेड एक्सिस में आपका इट्स योर के कैप रहेगा। आई थिंक ये चीज़ आपको थोड़ा सा क्लियर हो गई होगी कि यहाँ पर आपका के कैप रहेगा आपका जेड एक्सिस में। अब हम ज़रा कुछ टाइप ऑफ फैक्टर्स करेंगे। सो फर्स्ट हम करते हैं आपका इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर क्या होता है कि 2 वेक्टर आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। मीन्स आपके पास 2 वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, 2 वेक्टर है, तो इसका कुछ मैग्नीट्यूड 4 सेंटीमीटर्स ले लेती हूँ, दिस इज वेक्टर ए, और एक और वेक्टर है आपका वेक्टर बी जो भी आपका 4 सेंटीमीटर है। तो अकॉर्डिंग टू द इक्वल वेक्टर्स दे हैव इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। तो ये दोनों वेक्टर, दोनों का मैग्नीट्यूड 4 सेंटीमीटर्स है और दोनों का डायरेक्शन सेम डायरेक्शन, इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो दे आर कॉल्ड एज इक्वल वेक्टर्स। ऐसे भी रहेंगे इक्वल वेक्टर अगर आपका एक वेक्टर सी इस डायरेक्शन में है एंड वेक्टर डी भी आपका इस डायरेक्शन में है। both have the same magnitude as well as the direction, so that's why they are called as equal vectors। ऐसे भी हो सकता है कि एक आपका ऐसे जा रहा हो, वेक्टर ए आपका ऐसे जा रहा है और वेक्टर बी इसके साथ ही आगे जा रहा है, ये भी 3 सेंटीमीटर्स का है, ये भी 3 सेंटीमीटर्स है, तो ये वेक्टर ए और वेक्टर बी आपका इक्वल वेक्टर्स हो गए हैं बिकॉज दे हैव द सेम मैग्नीट्यूड and same moving in same direction, they are called as equal vectors। now next रहते हैं आपका नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर्स क्या होते हैं? अ नेगेटिव वेक्टर ऑफ ए गिवन वेक्टर
is a vector of the same magnitude but acting in a direction opposite to that of the given vector. मतलब कि अगर वेक्टर A आपका इस डायरेक्शन में है, दिस इज वेक्टर A, एंड वेक्टर B आपका ये सपोज आपका 4 सेंटीमीटर का है और वेक्टर B आपका 4 सेंटीमीटर है बट डायरेक्शन उल्टी हो गई, तो वेक्टर A इज इक्वल बट इन अपोजिट डायरेक्शन. माइनस साइन बता रहा है कि वो अपोजिट डायरेक्शन में हो. माइनस साइन का मतलब है कि वो अपोजिट डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए. वेक्टर ए का डायरेक्शन ये है तो वेक्टर बी का डायरेक्शन ये है. तो अगर हम इसको डिनोट करते हैं, ये आपके एक्सिस हो गए, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस में करेंगे, तो अगर वेक्टर ए आपका इस डायरेक्शन में है तो वेक्टर बी माइनस रहेगा, तो माइनस ऑफ ए माइनस है, माइनस साइन मतलब इसके अपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर बी कर रहा है. यहां पे इनका सेम मैग्नीट्यूड रहेगा बट डायरेक्शन अपोजिट रहेगी. डायरेक्शन मैग्नीट्यूड सेम रहेगा बट डायरेक्शन इनकी अपोजिट रहेगी. दैट इज वाई दे आर कॉल्ड एज नेगेटिव ऑफ वेक्टर. ए भी बोल सकते हैं या फिर बी भी बोल सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है. तो वी कैन ऑल्सो राइट वेक्टर ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर ए. मतलब जो नेगेटिव वेक्टर है वेक्टर बी को हम माइनस ऑफ ए भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड सेम है बट ए की अपोजिट डायरेक्शन में है ये. तो बी को हम माइनस ऑफ ए भी बोल सकते हैं कि ये उसके अपोजिट डायरेक्शन में है. तो अगर वेक्टर ए इस डायरेक्शन में जा रहा है तो माइनस ऑफ उसका वेक्टर इस डायरेक्शन में जाएगा. ठीक है, तो वेक्टर ए इस डायरेक्शन में जा रहा है, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा और माइनस ऑफ वेक्टर उसका इस डायरेक्शन में जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है. तो नेगेटिव वेक्टर क्या होते हैं कि उनके मैग्नीट्यूड सेम मैग्नीट्यूड रहता है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है. तो दे आर कॉल्ड एज इक्वल वेक्टर, सॉरी नेगेटिव वेक्टर्स. अब नेक्स्ट है आपका को इनिशियल वेक्टर. तो को इनिशियल वेक्टर कौन से होते हैं? जिनका इनिशियल पॉइंट सेम होता है या कॉमन होता है. मतलब कि अगर आपका वेक्टर ए ये पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, दिस इज योर वेक्टर, ये पॉइंट ओ है, ये पॉइंट आपका पी है और इसको हम वेक्टर ए बोल देते हैं. ऐसे ही पॉइंट क्यू है यहाँ पर और ये इसे वेक्टर बी बोल देते हैं. तो ए एंड बी आर द को इनिशियल वेक्टर, क्योंकि इनका स्टार्टिंग पॉइंट एक ही है. ऐसे ही वेक्टर सी भी आप यहाँ बना सकते हैं. दिस इज वेक्टर सी है, इसका भी पॉइंट ओ से स्टार्ट हो रहा है. तो को इनिशियल मतलब वो वेक्टर्स जिनके इनिशियल पॉइंट कॉमन होते हैं या सेम होते हैं, उनको को इनिशियल वेक्टर्स बोलते हैं. नेक्स्ट होता है आपका कोलिनियर वेक्टर. कोलिनियर वेक्टर मतलब होता है द वेक्टर विच आर हैविंग इक्वल एंड अनइक्वल मैग्नीट्यूड. इसमें इनका इक्वल और अनइक्वल मैग्नीट्यूड रहता है एंड आर एक्टिंग अलॉन्ग अ पैरेलल स्ट्रेट लाइन एंड आर एक्टिंग along the parallel straight line. मतलब क्या है कि एक ही प्लेन को कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में रहेंगे. मतलब वेक्टर ए आपका ऐसे है, दिस इज वेक्टर ए, तो वेक्टर बी इसी के पैरेलल लाइन में रहेगा सिंस ए और बी आर पैरेलल टू ईच अदर. ऐसे भी हो सकता है वेक्टर ए आपका ये है और वेक्टर बी आपका ये है. दे आर इक्वल और अनइक्वल मैग्नीट्यूड इनका हो सकता है बट ये एक दूसरे के साथ पैरेलल होंगे. दे आर एक्टिंग इन पैरेलल स्ट्रेट लाइन. पैरेलल स्ट्रेट लाइन में ही रहेंगे. ऊपर नीचे हो सकते हैं, आगे पीछे हो सकते हैं. ऐसे भी हो सकता है कि वेक्टर ए आपका ऐसे है और वेक्टर बी आपका ऐसे जा रहा है. ठीक है, तो इसमें जरूरी नहीं है कि मैग्नीट्यूड सेम हो बट दे आर पैरेलल टू ईच अदर. तो इनको कोलिनियर वेक्टर, एक ही लाइन में रहेंगे ये. ऐसे भी हो सकता है कि वेक्टर ए आपका यहां पर है और वेक्टर बी भी आपका इधर जा रहा है. ठीक है, सो दे आर कॉल्ड एज कोलिनियर वेक्टर. एक और टाइप का वेक्टर रहता है आपका कोप्लेनर.
कोप्लेनर वेक्टर्स कौन से होते हैं? विच दीज आर द वेक्टर विच लाई एक्टिंग इन द सेम प्लेन, लाई इन सेम प्लेन। जैसे कि हमने आपको बताया था, अगर ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस मैं आपका ले लेती हूं, दिस इज योर एक्स एक्सिस और ये आपका वाई एक्सिस है, ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है। ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस सारे जो जितने भी वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, वेक्टर सी है और वेक्टर डी है, ये ए बी सी डी ये सारे वेक्टर्स कहाँ लाई कर रहे हैं? एक्स और वाई एक्सिस में लाई कर रहे हैं, ठीक है, एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, इसलिए इसको बोलते हैं कोप्लेनर वेक्टर। यहां की जगह अगर एक्स की जगह अगर मैं वाई एक्सिस लगा देती हूं या जेड एक्सिस लगा देती हूं तो ये वाई और जेड एक्सिस के प्लेन में है ये सारे वेक्टर, तो ये कोप्लेनर वेक्टर हो गए। हियर कैन बी एक्स एक्सिस ऑल्सो, कोई सा भी एक दो एक्सिस ले लेंगे, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई जेड एक्सिस है और ये सारे एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, तो दे आर कॉल्ड एज कोप्लेनर वेक्टर्स। नो नेक्स्ट आपका रहता है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। लेट अस अज्यूम ये 0 है और हियर वी हैव एन एक्स एक्सिस और यहाँ पे आपका वाई एक्सिस है। अभी तक आपने मैथ्स के अंदर करते रहे हैं, किसी भी पॉइंट को, अगर ये पॉइंट P1 है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इसका कोई x1 है कोऑर्डिनेट और इसका y1 कोऑर्डिनेट है। ऐसी पॉइंट P2 है जिसके कोऑर्डिनेट है x2 एंड y2। ये आप ग्राफ पेपर पे बहुत इजीली बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ योर ग्राफ पेपर। तो यहाँ पे अगर आपके पास अगर कोऑर्डिनेट है तो आप इनको बता सकते हैं कि इनके पास ये इस जगह पे एग्जिस्ट कर रहा है और ये इस जगह पे एग्जिस्ट कर रहा है। अगर मैंने इसको वेक्टर के टर्म्स में करना है तो इसका मेरे को क्या करना होगा? पोजीशन वेक्टर बनाना होगा। फ्रॉम द ओरिजिन यहाँ पे मुझे एक लाइन ड्रॉ करनी होगी इस पॉइंट तक और उसको एक एरो देना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने इस पॉइंट का मैंने वेक्टर बना दिया, मतलब उसको इस पॉइंट को मैंने डायरेक्शन दे दी। इस पॉइंट का डायरेक्शन आप उल्टा भी ऐसे भी दे सकते थे, ऐसे भी दे सकते थे, कैसे भी दे सकते थे। मैंने क्योंकि ओरिजिन से बनाना होता है तो हमें ओरिजिन से ही इसको डायरेक्शन देनी पड़ती, किस डायरेक्शन में जाएगा। तो इसका ये एक पोजीशन वेक्टर हो गया, दिस इज द पोजीशन वेक्टर। और इसको हम दे देते हैं वेक्टर R1, स्मॉल r1 से डिनोट कर सकते हैं, OP से भी डिनोट कर सकते हैं, या फिर आप इसको R1 को आप लिख सकते हैं वेक्टर R1 इज योर वेक्टर OP वेक्टर, क्योंकि ये पोजीशन वेक्टर है O और P के बीच में, तो OP1 आप इसको R1 इज द पोजीशन वेक्टर। सेम इस पॉइंट को भी मैं, इसको भी कोई मुझे मैग्नीट्यूड तो है मेरे पास, दिस इज अ मैग्नीट्यूड, ये जो है आपके पास मैग्नीट्यूड है, क्योंकि ये आपने ये पॉइंट बता रहा है कि ये कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, ऑन एक्स और वाई एक्सिस प्लेन। ये जो प्लेन है हमारा जिसपे मैं लिख रही हूं ये, और आप भी नोटबुक में लिख रहे हैं, ये आपका एक्स और वाई प्लेन है। इट कैन बी जेड एंड वाई भी हो सकता है और एक्स एंड वाई भी हो सकता है, कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन आपको एक प्लेन पे आप काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में हमने इस प्लेन में हमने दो पॉइंट बना लिए P1 और P2। तो ये तो उसके हो गए मैग्नीट्यूड, क्योंकि ये बताते हैं कहां पर है ये। और मैंने जब इनको डायरेक्शन दे दी है एरो मार्क ओरिजिन से, तो ये हमने इसको पोजीशन वेक्टर बोलते हैं इसको। ऐसे इस पॉइंट का भी पोजीशन वेक्टर आपका, ये लाइन ड्रॉ करेंगे और इसको आप एरो देंगे तो ये पोजीशन वेक्टर हो जाएगा पॉइंट P के लिए। तो इसको मैं दे देती हूं R2, या फिर R2 अगेन इसका पोजीशन वेक्टर है, ये OP2 है पोजीशन वेक्टर। ना ये दोनों पॉइंट में सपोज ये कोई पॉइंट मूव कर रहा है P से और P2 में मूव कर रहा है, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा, दिस इज P1 से P2 पे अगर वो जा रहा है तो दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसको भी हम एरो करेंगे, इसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलेंगे, ठीक है। एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि वेक्टर्स हमेशा, जैसे ये इसका टेल होता है, ये हेड होता है, तो दूसरा वेक्टर जब जुड़ेगा ना, वो सेकंड वेक्टर का टेल इसके हेड से जुड़ेगा और उसका हेड
आगे जाएगा, बट ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाता है। ये एडिशन ऑफ वेक्टर में अभी आपको समझाया जाएगा किस तरह से हम वेक्टर को ऐड करते हैं। लेकिन जितना भी होता है वेक्टर हमेशा हेड से टेल पे ही ज्वाइन होते हैं। ये फर्स्ट वेक्टर है, इसका हेड, ये इसका टेल है, ये इसका हेड है, तो इसका जो सेकंड वेक्टर इसमें ज्वाइन करा है हमने, इसका हेड इसका टेल इसकी हेड के साथ ज्वाइन करेगा। और बट यहाँ पे आप देखोगे दोनों हेड आ रहे हैं। ये अभी हमारा वेक्टर एडिशन आएगा तब उसमें आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया जाएगा कि ऐसा क्यों होता है। नाउ अगर अब इन वेक्टर्स को अगर हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में करना, मतलब आई और जे की फॉर्म में करना, आई और जे मतलब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कर रहे हैं विद यूनिट वेक्टर्स। अभी आपको मैंने बताया था एक्स एक्सिस में यूनिट वेक्टर आपका आई रहता है और वाई एक्सिस में यूनिट वेक्टर आपका जे रहता है। और अगर यहाँ पे जेड एक्सिस भी रहता है तो यहाँ पे आपका यूनिट वेक्टर के कैप रहता। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर अगर OP1 है आपका, पोजीशन वेक्टर OP1 है, तो इसको आप कैसे लिखेंगे? एक्स कोऑर्डिनेट x1 है इसका, और इसके साथ इस पॉइंट को अगर हम डायरेक्शन दे देंगे, क्योंकि हम वेक्टर टर्म्स में लिख रहे हैं, तो आई कैप से ये मल्टीप्लाई होगा, प्लस y1 y कोऑर्डिनेट, और इसका यूनिट वेक्टर होगा y एक्सिस में कौन सा होता है? j कैप। ऐसे ही OP2 है पोजीशन वेक्टर, उसका अगर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में लिखेंगे तो x2 i कैप प्लस y2 j कैप। अगर यहाँ पे थर्ड एक्सिस भी इंट्रोड्यूस हो जाता है, सपोज यहाँ पे आपका z1 भी आ जाता और यहाँ पे भी आपका आ जाता z2 आ जाता। ठीक है, अगर तीन एक्सिस आपके ले रहे हैं तो तीन आपके वेरिएबल हो जाएंगे, x y और z हो जाएंगे। तो यहाँ पे अगर हो जाएगा तो प्लस कर देंगे z1 k कैप प्लस इधर z2 k कैप। ये हमने एक पॉइंट को, ये जो पॉइंट P1 था, x1 y1 और z1, और P2 था आपका x2 y2 और z2, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड थे। ये क्या थे हमारे पास? ये मैग्नीट्यूड थे। इस मैग्नीट्यूड को हमने डायरेक्शन दे दी विद द हेल्प ऑफ आई जे एंड के, क्या है हमारे? यूनिट वेक्टर है। जब हमने इन मैग्नीट्यूड को डायरेक्शन दे दी तो अब ये क्या बन गए? हमारे पोजीशन वेक्टर बन गए। ये हमारा क्या बन गया? पोजीशन वेक्टर R1 बन सकता है, इसको हम R1 भी लिख सकते हैं या OP1 भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे बन गए हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P1 और P2 के पोजीशन वेक्टर बन गए। तो इस तरह से अगर हमारे पास मैग्नीट्यूड होता है तो अगर हम उसे वेक्टर बनाना होता है तो आप उसको डायरेक्शन दे दीजिए, आई जे और के दे दीजिए। अगर दो हैं तो आपने सिर्फ आई और जे ही करना है, या फिर जे और के ही करना है, या फिर आई और के ही देना है। तो डिपेंडिंग ऑन द किस तरह के आपको कोऑर्डिनेट दे रखे हैं तो उसको वेक्टर बनाना है, सिर्फ मल्टीप्लाई बाय यूनिट वेक्टर आई जे और के से आपने उसको मल्टीप्लाई करके आपने इस पॉइंट को जिसका मैग्नीट्यूड है उसको आपने वेक्टर में कन्वर्ट कर दिया है। आई थिंक आई एम क्लियर दिस पॉइंट टू एवरीवन। So student, I end up my today's session here only. I continue with the next topic in the next video. Good day everyone.